हाँ, नमस्कार बच्चों। ये जो बीच में ये सामंतकालीन संस्कृति और कला को हम पढ़ा रहे थे, ये जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था वो वीडियो हमने अलग से बना दिया है और इसको ठीक आगे इसी के बाद हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद का ये पोर्शन जिसमें हमने अभी राजा के बारे में बताया, उसकी षड्यंत्रों के बारे में बताया, वहाँ की रानियों के बारे में बताया। अब इसी प्रकार से सामंतकालीन जो सामाजिक दशा है, राजपूत काल में राजतंत्री प्रणाली लागू थी। मेनली क्या था कि राजा ही सर्वोच्च था और राजा ही सारे कार्य देखता था। समाज में प्राचीन परंपराओं का बड़ा महत्व था। इस समय तक आते आते जो परंपराएं थीं अपना रिजिड रूप ले चुकी थी, अर्थात कठोर अवस्था में आ चुकी थी। राजपूत कालीन समाज में बड़ व्यवस्था लागू थी। इस समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो बड़ थे चार, वो बड़ व्यवस्था प्रॉपर कार्य कर रहे थे। इस काल में चारों वर्णों के अतिरिक्त कार्य एवं व्यवसाय के आधार पर अन्य जातियों का भी उदय हुआ। ये तो जैसे मान लीजिए ब्राह्मण अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, क्षत्रिय युद्ध और राजवंश से संबंधित कार्य करना, सेना में भर्ती होना, या कह सकते हो युद्ध से क्षेत्र से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो अपना क्षत्रिय किया करते थे, रक्षा से संबंधित, संरक्षण से संबंधित। और वैश्य का कार्य खेती करना, व्यापार करना, कर देना, ये सारे कार्य वैश्य के अंतर्गत आते थे या वैश्य जाति के समुदाय के लोग होते थे वो करते थे। लेकिन इसके बाद चौथा जो वर्ण था, मैंने बताया मनुस्मृति में ये कहा गया है कि जो चौथा वर्ण है, ये चौथे वर्ण का प्रमुख कर्तव्य ये होगा कि अपने ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। अर्थात शूद्र का कार्य ये था कि अपने ऊपर के अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही इनका धर्म माना जाता था। ये तो अपने समय पर विभिन्न प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी, चार वर्णों में बटा हुआ समाज था, ये वो जातियाँ थीं। लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने और विभिन्न वर्गों से, इन्हीं वर्गों से निकले हुए लोगों ने अपने अपने कार्यों में परिवर्तन भी किया। जैसे सोना बनाने वाले या सोने का काम करने वाले लोग सोनार कहलाए, लोहे या लकड़ी का काम करने वाले लोहार कहलाए और लकड़ी का काम करने वाले लोग तक्षण या बढ़ई कहलाए। समाज में उच्च वर्ग के अमीरों व कुलीनों के लोगों का प्रभाव स्थापित था। महिलाओं को समाज में आदर एवं सम्मान प्राप्त था तथा समाज में सती प्रथा एवं जौहर प्रथा का भी प्रचलन था। तो इस काल में हम देखते हैं उच्च परिवार या राज परिवार से संबंधित जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों को विशेष सम्मान दिया जाता था या विशेष सम्मान की दृष्टि से इन्हें देखा जाता था। और इसके अलावा इस समय के समाज में अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो कई ऐसी स्त्रियां भी थीं जो अपने पति के साथ सती हुई। राजपूत काल का दौर चल रहा था, तो इस काल में अगर कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण करता और दुर्भाग्यवश वो राजा हार जाता, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि इस काल में कई स्त्रियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने जौहर भी किया है। जौहर का मतलब ये होता है कि अग्निकुंड बनाकर उसमें दहा कर लेना, आत्महत्या कर लेना, उसमें कूद जाना। तो कई बार इसी समय की घटना रानी पद्मिनी की कहानी भी मिलती है, जिन्होंने अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण जौहर कर लिया था, अर्थात आग में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। हिंदू और मुसलमानी में आपसी कटता थी, किंतु अकबर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपसी कटता और वैमनस्य धीरे धीरे इस समय अगर देखा जाए तो जो राजपूत काल का समय था, और ये समय लगभग 800 से 1200 का मैंने बताया है कि बीच में मुस्लिम लोग भी भारत में प्रवेश कर गए थे। तो प्रारंभिक दौर में मुस्लिम और हिंदुओं में ज़्यादा कटता नहीं थी, आपसी देखा जाए मतभेद हुआ करते थे। लेकिन ये जो मतभेद हैं और जो इनके रीति रिवाज हैं, ये आने वाले समय में, अकबर के समय में इनके बीच एक खाई जो होती है वो कम होती है और इनके बीच संबंध बेहतर होते हैं, अर्थात जो आपसी मतभेद हैं वो हमें कम दिखाई देते हैं। और अकबर के परिणामों के स्वरूप ही धीरे धीरे इनमें वैमनस्यता थी वो समाप्त हो गई। राजपूत काल में धार्मिक आंदोलनों, जन जागरणों, सूफी संतों के उपदेशों आदि से हिंदू मुस्लिम एकता दृढ़ हुई। ये ही वो काल था राजपूत काल जिसमें सबसे ज़्यादा सूफी आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन हुए। भक्ति आंदोलन अर्थात हिंदू परंपराओं से संबंधित, जैसे राम की उपासना, कृष्ण की उपासना
मीरा की उपासना या मतलब मीरा के भजन। तो ये जो भक्ति से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित इन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया भक्ति को लेकर, इससे भी हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई थी या मतभेद था वो भी कम हुआ। इसी दौरान सूफी संत भी कुछ हुए, जैसे शेख सलीम चिश्ती आपके, और मोहिउद्दीन चिश्ती और ख्वाजा फरीद और बाकी बिल्ला, ये तमाम मुस्लिम संप्रदाय में भी ऐसे कई सूफी संत हुए जिन्होंने आपके हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई थी उसको कम करने का प्रयास किया, अर्थात उसको पाटने का कार्य किया। इस काल में विवाह की कई विधियां प्रचलित थीं। समाज में सजातीय विवाह को अच्छा माना जाता था। विवाह मैंने बताए, वैदिक काल में आपको 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्म, आर्ष और गंधर्व, पैशाच, ये कई प्रकार के आपके विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इस समय का जो चलन था सजातीय विवाह का, अर्थात हिंदू तो हिंदू थे ही, लेकिन हिंदू में भी क्या था, राजपूत राजपूत के साथ, और अन्य जातियाँ जैसे हैं अन्य जातियाँ अन्य जात वैसे वैसे के साथ, और क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ। इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों में ये लोग बंधा करते थे। और आगे आने वाले इनमें गोत्र व्यवस्था भी लागू हो गई, तो ये और ज़्यादा रिजिड होते चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा विवाह जो था वो सजातीय विवाह माना जाता था। इसी प्रकार अगर इस समय के राजपूत काल की अगर हम धार्मिक दशा की बात करें तो लोग अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे। सामान्यतः राजपूत काल सामाजिक वैदिक धर्म प्रधान था, किंतु इस समय जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। मतलब देखा जाए तो इस काल में, राजपूत काल में वैदिक धर्म का ही प्रचलन था, लेकिन इस दौरान हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी आपस में अपने धर्म प्रचार किया करते थे, धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे, और बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। इनकी कला और संस्कृति की भी चर्चा हमें इस काल में दिखाई देती है। राजपूत काल में वैष्णव, शैव, शाक्त मतों की मान्यता थी, किंतु शैव मत अधिक प्रचलित था। इस काल के अधिकांश राजपूत राजा शैव मत के अनुयायी थे। राजपूत काल जो था उसमें शैव, वैष्णव और शाक्त मत प्रचलित था, लेकिन इस काल में अगर देखा जाए तो भगवान शिव के उपासक ज़्यादा राजा महाराजा हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए इन राजाओं ने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। शैव मत के साथ ही वैष्णव मत भी इस काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वैष्णव अर्थात विष्णु के उपासक, कई राजपूत शासक विष्णु के उपासक थे। इस काल में विष्णु के मंदिरों का निर्माण भी हुआ। इसके अतिरिक्त राजपूत काल में सूर्य पूजा, दुर्गा पूजा, चामुंडा, पार्वती, काली आदि की शक्ति के रूप में पूजा की जाती थी। इसके अलावा मैंने बताया शाक्त संप्रदाय की भी पूजा होती थी। शाक्त अर्थात शक्ति, और शक्ति के रूप में आपकी चामुंडा है, आपकी दुर्गा हैं, पार्वती हैं, काली हैं, और माता रानी के रूप में जो पूजा हुआ करती थी वो शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत आती थी। इसलिए इस काल में हमें शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, जिसमें आपका शैव संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित था। इस समय की अगर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो राजपूत कालीन भारत और आर्थिक रूप से समृद्ध था। इस समय का जो भारत था समृद्धशाली भारत था। इस काल में कृषि से लोग प्रभुत मात्रा में अन्न उत्पादन किया करते थे। कृषि का मतलब इस समय तक इतना विकास हो चुका था, सिंचाई के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से जितने अन्न की आवश्यकता होती थी, इससे पर्याप्त मात्रा में इनको अन्न प्राप्त हो जाता था। कृषि सिंचाई आदि की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी। राज्य सरकार जो राज्य हुआ करता था वो सिंचाई की व्यवस्था के लिए साधन उत्पन्न कराता था, चाहे वो नहरें खुदवाता हो, चाहे वो तालाब बनवाता हो, कुएं के माध्यम से सिंचाई होती हो, अरहट वगैरह जैसे हुआ करते थे। तो ये साधन होते थे सिंचाई के, लेकिन ज़्यादातर जो साधन थे वो राज्य मुहैया कराता था। राजपूत काल में व्यापार उन्नत दिशा में था। इस युग में भारत के कई देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। इस काल के लोग धातु के काम, कपड़ा बुनाई और लौह उद्योग में काफ़ी रूप से विकसित थे। राजपूत काल आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्धशाली था। कई देशों के साथ राजपूत काल
के समय में भारत के साथ व्यापार किया और यहाँ लोहे की कारीगरी, कपड़ा उद्योग और सिलाई बुनाई या कपड़ा बनाने जैसे कारखाने या कपड़ा बनाने जैसी चीज़ों का उद्योग होता था। ठीक है। इसके अलावा राजपूत काल में शिक्षा, साहित्य या भाषा की अगर बात करें तो राजपूत काल में भाषा और साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। राजपूत राजाओं की स्वयं साहित्य में काफ़ी रुचि थी। राजपूत राजाओं के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को उचित सम्मान दिया जाता था। इस काल में साहित्य की विभिन्न विधाएं विकसित हुईं। इस काल में वीर रस प्रधान काव्यों की बहुलता वो देखने में मिलती है। मतलब इस काल के जो राजा महाराजा थे तो वो कवि और रचनाकार या साहित्य के प्रेमी हुआ करते थे और इसीलिए इस काल में कई राजाओं ने विभिन्न विद्वानों को संरक्षण भी प्राप्त किया है। इस काल के कवियों ने आश्रयदाता राजाओं की खुलकर प्रशंसा की। इस काल में गीत, काव्य, नाटक, इतिहास आदि विविध विषयों पर ग्रंथ लिखे गए। इस काल की रचनाओं में कल्हड़ की राजतरंगिणी, सोमदेव का कथा सरित सागर, बिल्लड़ का विक्रमोदेव चरित, बल्लाल का भोज प्रबंध और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जयदेव का गीत गोविंद, पतंजलि का महाभाष्य आदि प्रमुख ग्रंथ इसी काल में लिखे गए। राजपूत काल में विभिन्न कवियों के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं मैंने बताया। राजतरंगिणी किसकी? कल्हड़ की, कथा सरित सागर सोमदेव की, बाल रामायण बिल्लड़ की, विक्रमोदेव चरित राजशेखर की, विक्रमोदेव चरित बिल्लड़ की, भोज प्रबंध आपका बल्लाल का, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, गीत गोविंद जयदेव, अष्टांग संग्रह बाण का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल में जो राजा महाराजा हुए हैं वो कला, साहित्य और संगीत के विशेष प्रेमी हुआ करते थे। इस काल में विभिन्न जो राजा महाराजा कवियों को या विद्वानों को आश्रय देते थे, उससे ये विद्वान लोग समय समय पर अपने राजा की प्रशंसा किया करते थे। राजपूत काल में अगर कला की बात की जाए तो राजपूत शासक स्वयं कला के प्रेमी थे। फलतः उनके शासन काल में कला एवं कलाकारों को परिचय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। शिल्प और कला की अगर बात करें तो शिल्प शैली मध्यकालीन भारत की शिल्प कला का 2 शीर्षकों में उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम भारतीय आर्यों की शिल्प शैली, जिसे आर्य शैली के नाम से जाना जाता है। मतलब पहली शैली कौन सी हो गई? प्राचीन भारतीय थे उनकी आर्य शैली, जिसको शिल्प शैली के नाम से जाना जाता है। दूसरी कौन सी है? द्रविड़ शैली। जो दक्षिण भारत के लोग हैं, जो द्रविड़ संस्कृति के लोग हैं, वो द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। तो प्रथम शैली प्रायः समस्त उत्तर भारत में हमें दिखाई देती है तथा स्थानीय अंतरों के होते हुए भी उनमें एक साम्य सा मिलता है। भारतीय आर्य शैली के मंदिर में मूर्ति के प्रकोष्ठ का ऊपरी भाग गुंबज के आकार का होता है, जिसके सामने खुला या ढका हुआ प्रांगण होता है जहाँ भक्तगण एकत्र होते हैं तथा मूर्ति प्रकोष्ठ के चारों ओर परिक्रमा के लिए मार्ग और ऊपर एक शिखर होता है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, ज़्यादातर उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो आर्य शैली के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक गुंबद होता है, बीच में मंदिर के मूर्ति स्थापित होती है और चारों तरफ परिक्रमा करने की व्यवस्था होती है और सबसे ऊपर एक शिखर होता है। शिखर निर्माण का आरंभ भी अगर देखा जाए तो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। यह प्रथा कहाँ से आई यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस शिखर से मंदिर का गौरव एवं महिमा प्रभावोत्पादक हुई। शिखर का ऊपरी भाग वर्तुलाकार एवं चारों ओर से कटे हुए पत्थर का ढका हुआ रहता है, परंतु द्रविड़ शैली में इसके विपरीत दक्षिण भारतीय भवनों में निम्न अभिमुखी अर्ध वर्तुलाकार विशाल मोरियां होती हैं, जिन पर ऊपर ऊंचे कोणाकार शिखर न होकर चपटे गुंबज होते हैं। उनका आकार उत्तर भारत के मंदिरों की अपेक्षा अधिक धरातल के समानांतर मालूम होता है। तो ये उत्तर भारतीय शैली और द्रविड़ भारतीय शैली में कह सकते हो अंतर है। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो राजपूत काल में मंदिर निर्माण कला इस काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चंदेलों के द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतों में खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर है,
चित्तौड़गढ़ में स्थापित कालिका देवी का मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में बना है, ये राजपूत काल में ही बनी कुछ इमारतें हैं। उदयपुर में स्थित शिव मंदिर है। आदि राजपूत कालीन स्थापत्य कला के जाज्वल्यमान प्रमाण भी हैं। उत्तर भारत के साथ पूर्वी भारत में भी राजपूत काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे कोणार्क मंदिर कहाँ है, ये भी राजपूत काल में बना। कहाँ पर है कोणार्क मंदिर? उड़ीसा से लगभग 80 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में कोणार्क मंदिर है। भुवनेश्वर का लिंगराज का मंदिर जगन्नाथपुरी का कला की दृष्टि से अनुपम मंदिर है। राजपूत काल के कुछ प्रमुख मंदिरों की चर्चा हम करते हैं, जैसे कंदरिया महादेव, ये किस शासक के काल में बने? चंदेल शासकों के। दिलवाला मंदिर, ये मंत्री हुआ करते थे, गंगे शासक मैंने बताया था, वास्तुपाल और तेजपाल उनके द्वारा बने। लिंगराज का मंदिर, यह गंग वंश के द्वारा बनवाया गया। मुक्तेश्वर का मंदिर, ये पूर्वी गंग शासकों के द्वारा बनवाया गया। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। कैलाश मंदिर, यह राजा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर, ठीक है। और कांची का कैलाश मंदिर राज सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। मूर्तिकला, राजपूत काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। खरजाओं के मंदिरों में उकेरी गई मूर्तियाँ मूर्तिकला की उत्कृष्ट नमूने हैं। इन मूर्तियों की विशेषता इनकी जीवंतता और सजीवता है। ये मूर्तियाँ देखने में ऐसी प्रतीत होती हैं मानो ये धातु की बनी हुई है। कोणार्क में कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी हैं कि ऐसा लगता है कि साक्षात रूप से ये मूर्तियाँ मतलब दिखाई दे रही हैं, सजीव हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर में घोड़ों की मूर्तियाँ सजीव मूर्तियों के उदाहरण हैं। चित्रकला की अगर बात करें तो राजपूत काल में कागजों पर भी चित्र उकेरने की कला का विकास हो गया था। भित्ति चित्र भी उकेरे जाने लगे थे। इसी प्रकार ग्वालियर में बाघ मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर 9 गुफाएं मिलती हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ये यद्यपि इनमें अधिकांश